गुड मॉर्निंग एवरीवन। निशा इतिहास गंगोत्री चैनल में आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रसंघ की असफलता के क्या कारण थे। जिस राष्ट्रसंघ की स्थापना अत्यंत आशाओं के साथ हुई थी, बड़े अच्छे सोच के साथ हुई थी, 20 वर्ष में ही असफल क्यों हो गया? कोई एक परिणाम से असफल नहीं हुआ, एक कारण से असफल नहीं हुआ। यह कारणों के सामूहिक परिणाम का फल था कि यह असफल हुआ। आज हम लोग हर कारण के बारे में चर्चा करेंगे। पहला, बहुत बड़ी समस्या थी अमेरिका का सदस्य न होना। राष्ट्रसंघ की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन को। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण ही मित्र राष्ट्रों ने राष्ट्रसंघ को स्वीकार किया था। पेरिस शांति सम्मेलन में अमेरिका ही वह देश था जो शांति और न्याय के उच्च आदर्शों के लिए कार्य कर रहा था। अमेरिका का कोई संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ इसमें नहीं था जिसे वह पूरा करना चाहता हो। इसके विपरीत हम क्या देखते हैं? इंग्लैंड, फ्रांस, इटली राष्ट्रीय स्वार्थों और साम्राज्यवादी आकांक्षाओं से प्रेरित थे। ऐसी स्थिति में राष्ट्रसंघ को अमेरिका का समर्थन अत्यंत आवश्यक था। स्वार्थी लोगों से बचाने को, राष्ट्रसंघ को बचाने का दायित्व भी किसके पास था? अमेरिका के पास था। दुर्भाग्य से अमेरिका ने शांति संधियों को स्वीकार नहीं किया और राष्ट्रसंघ की सदस्यता भी स्वीकार नहीं की। इससे राष्ट्रसंघ की प्रतिष्ठा को भीषण आघात लगा और उनकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और शक्ति में कमी आई। अमेरिका की उपस्थिति से राष्ट्रसंघ को नैतिक शक्ति प्राप्त होती। इंग्लैंड और फ्रांस के स्वार्थों के विरुद्ध वह संतुलन स्थापित कर सकता था, लेकिन वह ऐसा नहीं किया क्योंकि वह सदस्य नहीं बना। दूसरा, इंग्लैंड और फ्रांस के मतभेद, तुष्टीकरण की नीति। इंग्लैंड और फ्रांस राष्ट्रसंघ के दो शक्तिशाली सदस्य थे। राष्ट्रसंघ की प्रतिष्ठा और शक्ति उनके सहयोग पर निर्भर थी। दुर्भाग्य से दोनों देशों के दृष्टिकोणों में व्यापक अंतर था, जिससे वे राष्ट्रसंघ के कार्यों में सहयोग नहीं कर सके। इंग्लैंड का मत था कि राष्ट्रसंघ एक अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच हो जो विभिन्न देशों को परामर्श करने का अवसर प्रदान करे। दूसरी तरफ फ्रांस का था कि राष्ट्रसंघ को शक्तिशाली बनाकर उसे शक्ति और सेना प्रदान करे, जिससे कि वे जो भी अन्य देशों के साथ समझौता हुआ है, शांति संधि हुई है, उनकी रक्षा कर सके। दोनों के सोच में अंतर है। इस मतभेद के कारण राष्ट्रसंघ महत्वपूर्ण मामलों में निष्क्रिय बना रहा। जब गंभीर राजनीतिक संकट उपस्थित हुए, राष्ट्रसंघ कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा सका। जापान ने जब मंचूरिया पर आक्रमण किया, इंग्लैंड ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई। राष्ट्रसंघ आक्रमणकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सकी। इटली ने जब इथियोपिया पर आक्रमण किया, तब फ्रांस ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई। हिटलर के उत्थान के बाद प्रारंभ में फ्रांस कठोर कार्यवाही चाहता था। इसका इंग्लैंड ने विरोध किया और फ्रांस को भी इंग्लैंड के समान हिटलर के प्रति तुष्टीकरण की नीति का अनुगमन करना पड़ा। इन दोनों देशों ने अंत में राष्ट्रसंघ की पूर्ण उपेक्षा करके म्यूनिख समझौता किया। अतः राष्ट्रसंघ के पतन के लिए बहुत सीमा तक इंग्लैंड और फ्रांस और उसकी
तुष्टीकरण की नीति उत्तरदायी है। तीसरा, विश्वव्यापी न होना। राष्ट्र संघ कभी भी विश्वव्यापी संस्था नहीं बन पाया। जर्मनी की दृष्टि से यह विजयी राष्ट्रों का संगठन मात्र था। रूस को उसकी साम्यवादी सरकार के कारण अछूत समझा गया, उसे राष्ट्रसंघ से पृथक रखा गया। अमेरिका प्रारंभ से ही इसका सदस्य नहीं बना। बाद में जर्मनी 1926 ईस्वी में, रूस 1934 ईस्वी में सदस्य बना, जापान 1932 ईस्वी में, जर्मनी 1933 ईस्वी में और इटली 1937 ईस्वी में इनकी सदस्यता ही त्याग दी। इस प्रकार राष्ट्रसंघ कभी एक विश्वव्यापी संस्था नहीं बन पाया और इसलिए इसे विश्वव्यापी प्रतिष्ठा कभी नहीं प्राप्त हुई। इसमें उपनिवेशों का स्थान नहीं था। अतः राष्ट्रसंघ साम्राज्यवादी शक्तियों का एक साधन मात्र बनकर रह गया। तीसरा पॉइंट, शांति संधियों का भंग होना। शांति संधियों का भंग होना। हम देखते हैं कि दुर्भाग्य है कि राष्ट्रसंघ को शांति संधियों में भंग कर दिया गया, उसमें भाग ही नहीं लिया गया। जो विल्सन चाहते थे वही किया गया। इससे क्या हुआ? पराजित राष्ट्रों में यह धारणा बन गई कि राष्ट्रसंघ विजयी राष्ट्रों का संघ है और जो यथास्थिति बनाना है वह किसके लिए है? वह विजयी राष्ट्रों के लिए है। विजयी राष्ट्रों अपने हिसाब से अपना लाभ देख रहे हैं, अपने स्वार्थ देख रहे हैं, जबकि ऐसी बात थी। अमेरिका निस्वार्थ था, उसे चाहिए था कि इंग्लैंड और फ्रांस को समझाए और जर्मनी के साथ ज़्यादा अन्याय नहीं किया जाए। इस क्रम में राष्ट्रसंघ भी यह कार्य कर सकता था, लेकिन जो शांति संधि बनी उसमें राष्ट्रसंघ मुख्य दर्शक रहा, भाग ही नहीं लिया। और जो शांति संधि भंग होने लगी उस समय भी मुख्य दर्शक बना रहा। तो राष्ट्रसंघ का कहाँ भूमिका है? शांति संधि में कुछ नहीं। जो चाहे वह विल्सन, जो चाहे वह इंग्लैंड, जो चाहे वह फ्रांस वही कर सकता है। तो विजेता राष्ट्रों की स्वार्थ राष्ट्रसंघ के पतन का कारण बन गया। सदस्य राष्ट्रों की संप्रभुता की अवधारणा, उग्र राष्ट्रवाद। राष्ट्रसंघ अंतर्राष्ट्रीयता की भावना पर आधारित था। इनकी सफलता के लिए आवश्यक था कि सदस्य राष्ट्र उसकी सत्ता को मानते, लेकिन प्रत्येक राष्ट्र अपनी सार्वभौमिक सत्ता के लिए सतर्क थे और उनके ऊपर राष्ट्रसंघ की सत्ता मानने को वे तैयार नहीं थे। यह ठीक ही कहा गया है कि राष्ट्रसंघ की स्थापना भावनाओं के आधार पर की गई थी, उसमें सुविचारित राजनीतिक विवेक नहीं था। इस प्रकार के विवेक के लिए आवश्यक था कि राष्ट्रों की सार्वभौमिकता और राष्ट्रसंघ की अंतर्राष्ट्रीयता के मध्य संतुलन स्थापित किया जाए। विश्व शांति के रक्षा के लिए राष्ट्रसंघ को सभी देश स्वीकार करें। इसके विपरीत युद्धोत्तर काल में प्रबल राष्ट्रवाद का उत्थान कई देशों में हुआ जो राष्ट्रसंघ की सत्ता को मानने के लिए तैयार नहीं थे। राष्ट्रसंघ की सफलता के लिए आवश्यक था कि सदस्य राष्ट्रों में अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का प्रभाव हो। अंतर्राष्ट्रीयता की भावना न होने से राष्ट्रसंघ असफल हो गया। सभी राष्ट्र अपने को स्वतंत्र मानते थे। इस प्रकार राष्ट्रसंघ वास्तव में संप्रभु राष्ट्रों का संगठन था। राष्ट्रों का यह दृष्टिकोण राष्ट्रसंघ के लिए अच्छा सिद्ध नहीं हुआ। सब राष्ट्र स्वतंत्र हैं, लेकिन एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो सभी राष्ट्रों के मध्य हर तरह के सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए, और इस कार्य में राष्ट्रसंघ सफल नहीं हो पाया। राष्ट्रसंघ की संगठनात्मक संरचना में दोष। राष्ट्रसंघ के अनुच्छेद में कुछ दोष थे। हम एक एक करके इस पर चर्चा करेंगे।
कुछ परिस्थितियों में राष्ट्रों को युद्ध करने की अनुमति दी गई। दूसरा, राष्ट्र संघ के पास अपनी कोई सेना नहीं थी जिससे वह अपने निर्णयों को लागू नहीं कर सकता था। वह केवल सदस्यों से उन निर्णयों को लागू करने के लिए प्रार्थना कर सकता था। आर्थिक और सैनिक प्रतिबंधों को सदस्य राष्ट्रों की इच्छा के अनुसार लागू करने को छोड़ दिया गया। चौथा, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर परिषद में एक मत से निर्णय होना आवश्यक था, जो बहुत कठिन था। इससे राष्ट्रसंघ संकट काल में निष्क्रिय बना रहता था। इस निष्क्रियता का परिणाम यह हुआ कि सामूहिक सुरक्षा में विश्वास समाप्त हो गया। उनके स्थान पर शक्ति संतुलन की नीति, सैनिक संधियों की नीति पुनः स्थापित हो गई। जिसको रोकने के लिए यह राष्ट्रसंघ बना था, वह काम पुनः स्थापित हो गया। यह उल्लेखनीय है कि राष्ट्रसंघ की प्रक्रियाएं अत्यंत धीमी थी। वह यह निर्णय नहीं कर सकता था कि आक्रमणकारी कौन था। इसके लिए वह सर्वसम्मति की आवश्यकता थी और इसके लिए इनमें जो धाराएं थीं, धारा 11, धारा 16, धारा 19, वह व्यवहार में प्रभावहीन थे। अब हम देखते हैं कि धारा 11, धारा 16, क्या है, धारा 19, ये सब क्या था। धारा 11 में कहा गया था कि किसी भी राज्य को आक्रमणकारी घोषित करने के लिए सर्वसम्मति से निर्णय किया जाए। स्वार्थों की राजनीति में क्या यह संभव था? नहीं। धारा 16 में आर्थिक और सैनिक प्रतिबंधों को कार्यान्वित करने का दायित्व सदस्य राष्ट्रों पर छोड़ दिया गया था। अतः ऐसे प्रतिबंध कभी पूर्ण रूप से लागू हो सकते हैं? नहीं। और धारा 19 में आक्रमणकारी राष्ट्र की परिभाषा ही नहीं दी गई थी। हम देखते हैं कि इन सब में आक्रमणकारी राष्ट्र कौन होंगे, इनकी परिभाषा ही नहीं दी गई थी। ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। वस्तुतः स्थिति यह थी कि बड़ी शक्तियों ने राष्ट्रसंघ के समर्थन की बार बार घोषणा की, लेकिन वह व्यवहार में इसका पालन कभी नहीं किया। उनके इस व्यवहार से जो अनुच्छेद के प्रति राष्ट्रों का विश्वास था, वह भी समाप्त हो गया। अब हम लोग 7वां पॉइंट पढ़ेंगे, दोहरा मापदंड। राष्ट्रसंघ की असफलता का एक प्रमुख कारण दोहरा मानदंड था। उसने छोटे राष्ट्रों को अपने निर्णय मानने के लिए बाध्य किया, जबकि बड़े राष्ट्रों के मामले आए तो वह कोई कार्य नहीं कर सका। इससे राष्ट्रसंघ एक स्वतंत्र न्यायोचित संस्था न होकर बड़े राष्ट्रों के नियंत्रण में उनके स्वार्थ सिद्धि का स्रोत बन गया। इससे राष्ट्रसंघ के प्रति अविश्वास पैदा हो गई। 8वां, आर्थिक मंदी का प्रभाव। हम देखते हैं कि राष्ट्रसंघ निशस्त्रीकरण के मामले में असफल रहा। उससे सामूहिक सुरक्षा को मजबूत करने में सफलता नहीं प्राप्त हुई। यह संभव था कि अगर 1929 ईस्वी में विश्वव्यापी मंदी न आरंभ होती तो राष्ट्रसंघ को पर्याप्त समय मिलता। वह इन समस्याओं को हल करने में प्रयास भी करता, लेकिन आर्थिक मंदी के कारण यह संभव नहीं था। आर्थिक मंदी का प्रतिकूल प्रभाव राष्ट्रसंघ पर पड़ा। विश्व के सभी देश संरक्षण की नीति के द्वारा अपने हितों की रक्षा करने लगे और आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगे। जब हर देश आत्मनिर्भर होना चाहेगा, हर देश अपने हितों की रक्षा करना चाहेगा, तो वैसी परिस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संभव नहीं है। 9वां, तानाशाहों का उदय।
हम युद्ध के बाद देखते हैं कि यूरोप में उग्र राष्ट्रवाद पनप रहा है। उग्र राष्ट्रवाद के कारण यूरोप में तानाशाही शासन स्थापित हो गया। प्रजातंत्र की दुर्बलता राष्ट्रसंघ के लिए हानिकारक सिद्ध हुई। इटली हो, स्पेन हो, जर्मनी हो तथा अन्य देशों में इस प्रकार के आंदोलन हुए। जनता आंदोलन किया और जनता के बीच से एक तानाशाह निकला जो पूरी सत्ता पर कब्जा कर लिया और प्रजातंत्र की गला घोंट दिया। इस प्रकार की सरकारों को राष्ट्रसंघ में विश्वास नहीं था। प्रारंभ से ही उन्होंने राष्ट्रसंघ की सत्ता की उपेक्षा की। अब ऐसी परिस्थितियां हैं तो इसमें राष्ट्रसंघ को सफल होना संभव नहीं है। राष्ट्रसंघ छोटे देशों के साथ न्योचित व्यवहार किया, लेकिन जैसे ही बड़े देशों की बात आ गई कुछ नहीं कर पाया। तो इस प्रकार इन कारणों से राष्ट्रसंघ असफल रहा। धन्यवाद।